Hi friends, I hope you're all doing good and enjoying the lectures and enjoying the concepts that we are learning. ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं आपका एक यूनिट है SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और एक यूनिट है DTA। DTA मतलब एरिया अदर देन SEZ, मतलब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, कंट्री के किसी और रीजन में। अगर आपका SEZ में यूनिट है और एक यूनिट DTA में है तो दोनों ही, अगर सपोज गुजरात में है जो आपका DTA में यूनिट है, मतलब गुजरात में मान लीजिए अहमदाबाद में एक यूनिट है और एक यूनिट है गुजरात के किसी SEZ में, तो दोनों यूनिट कहाँ पे हुए? गुजरात में हुए। तो CGST लॉ ये कहता है कि आपको जो SEZ वाला यूनिट है उसके लिए और जो DTA वाला यूनिट है उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, भले ही दोनों गुजरात में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो SEZ होता है, आपको हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो SEZ में यूनिट होते हैं उनके लिए लॉज बाकी के कंट्री के बाकी के पार्ट से कैसे होते हैं? अलग होते हैं। लेबर लॉज लिबरल होते हैं, टैक्स लॉज लिबरल होते हैं। ये लिबरल होने का रीज़न हमने ये देखा था कि इससे वहाँ पे जो गुड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? काफ़ी सस्ते बनते हैं। ठीक है, उससे वो क्या होते हैं? ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स, जिसकी वजह से कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या होता है? बूस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका एक यूनिट SEZ में है और एक DTA में है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर दोनों एक ही स्टेट में है तो भी। ठीक है, सो लेट्स रीड इट। अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन SEZ, an SEZ developer will have to make a separate application for registration as distinct from his place of business located outside SEZ in the same state। उसी स्टेट में SEZ के बाहर अगर कोई यूनिट है तो है ना, तो SEZ वाला यूनिट और बाहर वाला यूनिट दोनों के लिए क्या लेना है? अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। Thus, there may be a case where two units of a taxpayer are located in the same state or union territory, one in SEZ and other outside SEZ. In that case, separate registrations have to be obtained for each of the two units as separate place of businesses. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Suvarna Industries is engaged in manufacturing activities in Uttar Pradesh. It has two manufacturing units in UP, one in SEZ and other outside SEZ. Under GST, one registration per state is required. However, since in this case one of the two units is located in SEZ, it will have to compulsorily make a separate application for registration as a place of business distinct from the unit located in SEZ. सिंपल। अब हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है। जो हम रजिस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन किस किस को एप्लीकेबल नहीं है वो हम पहले देखेंगे। सो प्रोसीजर सो लेड डाउन विल नॉट अप्लाई टू। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अंडर सेक्शन 25 विल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हमने पढ़ लिया कि NRTP क्या होता है ना। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, ये आपके कोर्स में नहीं है। पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। कलेक्ट टैक्स एट सोर्स मतलब TCS कौन कलेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, है ना। तो उसके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। फाइन, ये भी कोर्स में नहीं है। सेक्शन 51 वाला भी कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का जस्ट बेसिक आपके कोर्स में, फिर भी हमने उसको थोड़ा डिटेल में समझा था। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझाए थे। फाइन। दस प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आर एप्लीकेबल टू अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, एवरी पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एज वेल एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो सभी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको, जो विदाउट सीइंग टर्नओवर वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उनको, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी अब जो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एप्लीकेबल है।
फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन लेवी वैसे तो आपके चैप्टर 3 का पार्ट है, लेकिन इसका रेफरेंस कई सारी जगहों पे आ रहा है, इसलिए हम कॉम्पोजिशन लेवी को अपने इसी चैप्टर के साथ, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वी विल बी मूविंग ऑन टू कॉम्पोजिशन स्कीम। फाइन, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है। ठीक है, तो आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड and persons seeking voluntarily registration shall, before applying for registration, declare his PAN, mobile number, email address, state in Part A of Form GST REG 01 on GST Common Portal। GST Common Portal पे क्या है, फॉर्म है GST REG 01 जिसमें आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड। ये इंफॉर्मेशन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, TRN, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर, एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये TRN आपको आएगा आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे। कब आएगा, जब आप GST REG 01 भर देंगे तब। यूजिंग TRN, ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपके पास आया, इसको यूज करके एप्लीकेंट शेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with the specified documents at the common portal। GST REG 01 के पार्ट ए में आपने क्या भरा, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी वगैरह। ठीक है, पार्ट बी में आपको अदर डिटेल्स देनी है along with specified documents। ये नॉर्मल टैक्स पेयर जो होगा उसको पार्ट बी में कुछ डिटेल्स देनी है TRN का यूज करके along with specified documents। लेकिन जो CTP है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, he shall also make advance deposit along with the application। एडवांस डिपॉजिट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देनी होती है। हमने पढ़ा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले क्या करा लेना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है और एडवांस डिपॉजिट दे देना है टैक्स का। कैसे टैक्स का, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का। याद है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होता है, दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करता है, तो उसको वहां क्या चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने वो कितने दिन के लिए आता है, लेस देन 90 डेज, बट दैट पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। ये हमने पढ़ा था। फाइन, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पार्ट बी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने के साथ साथ क्या पे करना है, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। द डॉक्यूमेंट्स विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इंफॉर्मेशन फिल की पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में, पार्ट बी ऑफ GST REG 01 में, वो जाएगा प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर मतलब जो GST डिपार्टमेंट में जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर होगा, जो ये डिपार्टमेंट देखता होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड accompanying documents। फाइन, एग्जामिन करेगा, and if the same are not found satisfactory, then proper officer will issue electronic notice within 3 working days and applicant has to give clarification within 7 working days। अगर उसको लगा कि आपका एप्लीकेशन अधूरा है या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस इशू करेगा विदिन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव करने के 3 दिन के अंदर वो आपको देगा इलेक्ट्रॉनिक नोटिस, और उस 3 दिन आपको जब नोटिस रिसीव हुई उसके विदिन 7 डेज आपको क्या करना है, क्लैरिफिकेशन देना है। किस चीज का क्लैरिफिकेशन दोगे, जिस पॉइंट पे प्रॉपर ऑफिसर ने क्वेरी रेस की होगी, ठीक है, उस चीज का आप क्या दोगे, क्लैरिफिकेशन दोगे। इफ एप्लीकेशन इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन किया और आपकी एप्लीकेशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फॉर्म प्रॉपरली फिल्ड है, और इफ द क्लैरिफिकेशन इज सबमिटेड विद इन 7 डेज, या फिर केस 1 जो हमने देखा, आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है लेकिन आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया विद इन 7 डेज प्रॉपर ऑफिसर को, वो उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा, देन प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन REG 06। REG 06 में ऑफिसर आपको क्या दे देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। फाइन, इफ क्लैरिफिकेशंस गिवन आर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, देन प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपकी, रिजेक्ट।
अगर आपके क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो इफ ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ही विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन REG 06 और ही विल रिजेक्ट एंड इन्फॉर्म द रीजंस फॉर रिजेक्शन। ठीक है, सिंपल है। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, मतलब आपने एप्लीकेशन दे दिया, पार्ट बी भर दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कब तक? विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन दिया, उसके 3 दिन तक प्रॉपर ऑफिसर का कोई जवाब नहीं आया, और या फिर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। अगर ऑफिसर ने क्वेरी रेस की कि क्लैरिफाई करो आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे क्यों हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उनको सबमिट करो, और आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया विद इन 7 डेज, उस क्लैरिफिकेशन का प्रॉपर ऑफिसर का कोई रिप्लाई नहीं आया उस क्लैरिफिकेशन पे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो द एप्लीकेंट फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। क्या मान लिया जाएगा? उसको अप्रूव मान लिया जाएगा। यानी आपने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफिकेशन दिया विद इन 7 डेज, और प्रॉपर ऑफिसर को वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी लगा या नहीं लगा, पर उसने रिप्लाई नहीं किया विद इन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन, तो क्या होगा? मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। फाइन। अगर वो शुरुआत में ही आपने जब एप्लीकेशन दिया, फॉर्म बी भर के दिया REG 01 का, है ना, और प्रॉपर ऑफिसर ने विद इन 3 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ REG 01 अगर कोई रिप्लाई नहीं किया, तो भी क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड अप्रूव्ड। मतलब क्या हो गया? आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है और आपको GST REG 06 में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइस इन सर्टेन केसेस आफ्टर ग्रांट ऑफ registration. When the officer is satisfied that the physical verification of place of business of a registered person is required after grant of registration, he may get such verification done, and the verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on the GST portal within 15 working days following the date of such verification. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके जो प्रीमाइसिस हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन किया कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस, ये मेरे क्या है, मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि मुझे जाके ये जगह वेरीफाई करनी चाहिए, तो ही हैज अ राइट टू गेट वेरिफिकेशन डन। फाइन। और वेरिफिकेशन होने के बाद जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है अलॉन्ग विद इट्स फोटोग्राफ्स शेल बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के बाद अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स और जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको क्या किया जाएगा? GST पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GST ऑन द नेम बोर्ड। Every registered person shall display his registration certificate in a prominent location at his principal place of business and at every additional place of business. Further, his GST has to be displayed on the same board exhibited at the entry of principal place of business and at every additional place of business. क्या बोला है? जो आपका GST नंबर है वो आपके जो प्रीमाइसिस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उस प्रीमाइसिस के बाहर GST नंबर आपका लगा हुआ होना चाहिए। फाइन। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी एक प्रॉपर प्लेस पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे लगा के रखना है। ठीक है, दैट इज बिकॉज वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या है? आपके रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है। फाइन। ये सेकंड पॉइंट समझ में आया ना आपको फ्रेंड्स? GST हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ प्रिंसिपल प्लेस। जो आपकी एंट्री है ना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, वहां पे जो आपका नेम बोर्ड है उसके साथ GST नंबर मेंशन किया होना मैंडेटरी है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days from the date he becomes liable to registration. Liable to registration मतलब जिस दिन आपने आपका टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया अंडर सेक्शन 22, या फिर यू फॉल अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24 विच इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन।
या आपने कोई आरसीएम का ट्रांजैक्शन हुआ आपके साथ जिसमें आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ा है ना, तो क्या होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या किया, गुड सप्लाई किए, तो उस केस में भी क्या होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, है ना। तो ईदर यू फॉल अंडर सेक्शन 24 और यू क्रॉस द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 22, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, मतलब आप क्या हो गए, लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल यू बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन ऑन 1st Jan, फाइन। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप 31st Jan तक अप्लाई कर देते हैं, मतलब विद इन 30 days, you became liable to registration on 1st Jan and you applied for registration within 30 days of becoming liable to register, मतलब आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, then your effective date of registration would be 1st Jan. However, if you apply for registration after 30 days of becoming liable, मतलब आपने कब अप्लाई किया, आफ्टर 31st Jan, मान लीजिए 3rd Feb को क्या किया, अप्लाई, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया मान लीजिए 10th Feb को, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ, तो योर डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन वुड बी 10th Feb। मतलब अगर 30 दिन के अप्लाई कर दो, 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दो, मान लीजिए इस केस में 15 Jan को अप्लाई किया है ना, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 1st Jan। 30 दिन के बाद अप्लाई किया, अगर सपोज 3rd Feb को अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 10 Feb को, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 10th Feb। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो इंपॉर्टेंस है ना, ये आप समझोगे जब आप पढ़ोगे सेक्शन 18, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पेंडिंग रखा है। तो ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग देखेंगे सेक्शन 18 और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों पढ़ा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इंप्लीकेशन क्या है। फाइन, ये आप समझेंगे सेक्शन 18 में। रीड करते हैं। So, if you apply within 30 days, then the date on which you become liable to register is the effective date of registration. If you apply after 30 days from the date of becoming liable to register, then the date of grant of registration, मतलब ये 10th Feb वाला केस, would be the effective date of registration. Fine. एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। सुगम सर्विसेज लिमिटेड is engaged in taxable supply of services in मध्य प्रदेश। सर्विस कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, कहां पे, मध्य प्रदेश में। टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1st November। 1 नवंबर को क्या हो गया, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, मतलब ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन ऑन 1st November। इट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय 1st December, दैट इज विद इन 30 days। तो 1st December तक उसको क्या कर लेना है, रजिस्टर करा लेना है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 November। उन्होंने कब अप्लाई किया, 28 नवंबर को, विच इज विद इन 30 days, है ना। 1 नवंबर से 30 दिन गिनो और 28 नवंबर को अगर आपने अप्लाई किया तो आपने विद इन 30 days अप्लाई कर लिया। फाइन। एंड इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 5th December। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब ग्रांट हुआ, 5th December को। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 1st November, क्योंकि आपने कब अप्लाई किया था, विद इन 30 days। ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। इफ इन अबोव एग्जाम्पल, इफ सुगम सर्विस लिमिटेड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd December, अगर 3rd December को अप्लाई करता रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 3rd December क्या विद इन 30 days हुआ, नहीं, विद इन 30 days मतलब 1st December तक अप्लाई कर लेना था। तो इफ ही अप्लाइज फॉर 3rd December एंड इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 10th December, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया, 10 December को, तो द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड वुड बी 10th December, विच इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। फाइन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सीटीपी एनआरटीपी ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब पढ़ते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, हम जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो उसमें कुछ होती है कोर फील्ड्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, और कुछ होती है नॉन कोर फील्ड्स विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द डेटा एंटर्ड इन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स में क्या क्या कवर होता है, कोर फील्ड्स आर नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इफ देर इज नो चेंज इन द पान, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तीन चीजें, आपके बिजनेस का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या है? आपके कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो होती है नॉन कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइन। अब आप चाहते हैं इनमें से कोई इंफॉर्मेशन अमेंड करना। मान लीजिए आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करनी है, वो कौन सा होगा? नॉन कोर फील्ड। अगर आपको आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी आपका जो मेन एचओ था वो चेंज हो गया, पहले अहमदाबाद में था, अभी कहां हो गया? वडोदरा में, ठीक है, यहां हो गया सूरत में, तो प्लेस चेंज हो गया। तो कोर फील्ड में अगर चेंज करना है तो अलग प्रोसेस है, और नॉन कोर फील्ड में चेंज करना है तो अलग प्रोसेस है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज इज कोर फील्ड चेंज, ठीक है, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज इज नॉन कोर फील्ड चेंज। फाइन। तो कौन से फील्ड के लिए क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन स्लैश यूआईएन होल्डर। यूआईएन होल्डर क्या होता है वो हम नीचे देखेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नॉन कोर एरियाज में चेंज कराना है, नॉन कोर एरियाज मतलब एरियाज अदर देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और योर नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर आपको नॉन कोर एरियाज में चेंज कराना है तो अमेंडमेंट कैरिड आउट ऑन जीएसटी पोर्टल एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अमेंडेड। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, अपनी रिक्वेस्ट डालनी है कि आपको ये चेंज कराना है, और आपका वो चेंज क्या हो जाएगा? अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोर एरियाज में चेंज कराना है तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। जब आपका कोर फील्ड चेंज हुआ यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सपोज 1 दिसंबर को अहमदाबाद था, है ना, तो और बाद में आपको क्या हो गया? वडोदरा, तो 15 दिन के अंदर मतलब 16 दिसंबर के पहले आपको क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है फॉर चेंज इन द कोर एरियाज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या बोला है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। जिस दिन आपका चेंज हुआ, वेदर नेम ऑफ द बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जिस दिन चेंज होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है gst.gov.in पे, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई करेंगे प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर टू बी ग्रांटेड विद इन नेक्स्ट डेज, परमिशन टू बी ग्रांटेड विद इन नेक्स्ट 15 डेज बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे? आपका एग्जामिन करेंगे आपका एप्लीकेशन, और अगर उनको ठीक लगता है तो वो आपका क्या कर देंगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो अमेंडमेंट है वो अनवारंटेड है या फिर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो वो आपको एक SCN इश्यू करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि जो आपने अमेंडमेंट की मांग की है कि आप ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस या बिजनेस के लीगल नेम को जो चेंज करने की बात कर रहे हैं वो अनवारंटेड है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे? तो वो आपको क्या करेंगे? एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। SCN का मतलब होता है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म लिख लीजिए, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस, यस, यू नीड टू शो द कॉज फॉर द चेंज। आपको कारण बताना है किस चीज का? PO विल सर्व SCN वाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। आपसे वो रीजन पूछेंगे कि क्यों हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करें। कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन फॉर चेंज इन द कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो हम रिजेक्ट क्यों ना करें उसका हमें क्या दीजिए? रीजन दीजिए। शो कॉज नोटिस के जरिए आपसे रीजन मांगेंगे, ठीक है। इफ रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाईज टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज, आपने अगर 7 दिन में रिप्लाई कर दिया और आपका रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है, ऑफिसर कन्विंस हो गए, तो क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिर आपने रिप्लाई ही नहीं किया, तो आपका एप्लीकेशन क्या मान लिया जाएगा? आपका अमेंडमेंट एप्लीकेशन मान लिया जाएगा रिजेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कोर फील्ड्स, नॉन कोर फील्ड्स क्या होती है, किसका अमेंडमेंट प्रोसेस किस तरीके का है। फाइन, तो ये हमने देखा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब
क्या है यहाँ पे, कोर फील्ड्स आर नेम ऑफ द बिजनेस इफ देयर इज नो चेंज इन द पैन। मतलब आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपका पैन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका पैन नंबर चेंज होता है तो इसका मतलब आपका पूरा बिजनेस ही चेंज हो गया। मतलब अगर मान लीजिए मैं आज प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूं तो बिजनेस मेरे नाम से, तो पैन नंबर किसका होगा, मेरा। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म चलाऊंगा तो जो भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो अप्लाई करेगी पैन नंबर के लिए, तो उसका पैन नंबर क्या होगा, अलग। अगर मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करता हूं तो उसका पैन नंबर क्या होगा, अलग। तो जब भी पैन नंबर अलग होता है तो आपको ऑल टुगेदर एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। Whenever there is change in PAN, you have to apply for registration fresh registration के लिए अप्लाई करना है। पैन नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। You can change the name of your business but you cannot change PAN number because GST is a PAN based registration. Fine. फिर क्या लिखा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर देन चेंज इन स्टेट। आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं, जैसे गुजरात में अहमदाबाद का वडोदरा किया, वडोदरा का सूरत किया, लेकिन अहमदाबाद की जगह मुंबई नहीं कर सकते। आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट चेंज करेंगे तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पूरा चेंज हो जाएगा। और आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है, आपका स्टेट कोड अगर चेंज होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश अप्लाई करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फाइन। सेम चीज लिखी है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, अदर देन चेंज इन स्टेट। फाइन, आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर चेंज इन पैन बिकॉज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। वन नीड्स टू मेक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस देर इज चेंज इन पैन। Thus, where a change in constitution of any business results in change of PAN of a registered person, the said person shall apply for fresh registration. Change in constitution मतलब आज प्रोप्राइटरशिप चल रही है, कल हमने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है ना, परसों कंपनी बना दी, तो इसको बोलते चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो उस केस में क्या करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर केस में क्या होगा, आपका पैन नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है। Similarly, application for amendment of registration cannot be filled if there is change in place of business from one state to another state. GST registration are state specific. If one wishes to relocate his business to another state, अगर आप चाहते हैं कि आपका state change करना है ना, he must voluntarily cancel his current registration cancel करना होगा and apply for fresh registration in the state he is relocating his business. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। स्टेट चेंज के केस में भी क्या होगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा।